दोस्तों, एजुकेशन आइक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। ये आपके लोक अदालत के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन है और आपको ये बताना है इनमें कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है, इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो लोक अदालत है उसको 1987 में वैधानिक दर्जा दिया गया था और लोक अदालत एक मंच की तरह कार्य करता है। दूसरा कथन देखते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है, लोक अदालत का अधिनिर्णय आबद्ध कर नहीं होता है तथा यह अपील करने योग्य होता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये यहाँ पे अपील करने योग्य नहीं होता बल्कि ये बाध्यकारी होता है। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन देखते हैं। लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान लेते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसी पद्धति मूलक विधियों का सख्त अनुपयोग नहीं किया जाता है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तो पहला तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। तो इस हिसाब से ए आपका सही आंसर है। और लोक अदालत उन मामलों को देखता है जो न्यायालय में लंबित पड़े हुए मामले होते हैं और पक्षकारों के मध्य ये समझौता कराता है। तो ये भी ध्यान रखना। तो इस हिसाब से ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी राष्ट्रीय जो प्रवासी सूचना प्रणाली है उसके संदर्भ में पूछा गया है और इसके सामने जो 3 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है, प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्यों में उनके सुचारू आगमन को सुगम बनाने हेतु डिजाइन किया गया एक केंद्रीय ऑनलाइन कोष है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली के संदर्भ में जो कथन दे रहे हैं तो इस हिसाब से पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ऑनलाइन कोष है जिसकी स्थापना कोविड-19 के दौरान की गई थी। तो पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन देखते हैं। इसे नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसे नीति आयोग द्वारा विकसित नहीं किया गया बल्कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इसको विकसित किया गया है, ना कि नीति आयोग द्वारा। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन, जिसे कोविड-19 के दौरान संपर्क में आने वालों का पता लगाने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आवागमन की निगरानी हेतु उपयोग किया जा सकता है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तो पहला तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। तो इस हिसाब से सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लोकसभा का अध्यक्ष के संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना जो 2 कथन दिए गए इनमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है जिसके निर्वाचन की जो तिथि निर्धारित करता है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ना कि कार्यवाहक अध्यक्ष के द्वारा। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं। अध्यक्ष जब सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है तो लोकसभा के विघटन होने के उपरांत अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि जब लोकसभा का विघटन होता है तो उसके उपरांत उसको त्यागपत्र नहीं देता है, बल्कि वो अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि नवनिर्वाचित सदस्य पद धारण नहीं कर लेते हैं। और जो लोकसभा का अध्यक्ष पद ये बना रहता है अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है, क्योंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये जो नवनिर्वाचित के ठीक पहले तक पद पर अपने पद को धारण करके रखता है। तो इस वजह से दूसरा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला दूसरा दोनों कथन गलत है। तो इस हिसाब से डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाना अत्यंत कठिन है। इस संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है। तो आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों को जो हटाने की जो प्रक्रिया है बोला कि अत्यंत कठिन है, और आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन जो दिए गए हैं वो सही है। देखते हैं। पहला कथन कह रहा है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो अगर
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगर न्यायाधीश को हटाना है तो दोनों सदनों से विशेष बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तभी इसको इनको हटाया जा सकता है। तीसरा कथन देखते हैं, अभी तक न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है। तो ये तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अभी तक किसी के ऊपर भी महाभियोग लगाया गया है लेकिन पूरी तरह ये सिद्ध नहीं हो पाया और अभी तक किसी को भी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है। तो इस वजह से ये कथन भी सही है। तो पहला दूसरा तीनों कथन सही है, तो सी आपका सही आंसर है। और अब ये देख लेते हैं कि जो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा में, कोई भी प्रस्ताव ला सकता है न्यायाधीश के खिलाफ। अगर लोकसभा से लाया जाता है तो इस प्रस्ताव में जो प्रस्ताव लाया जाता है तो इसमें 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो इसमें 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। और जब ये प्रस्ताव पे जब सिग्नेचर हो जाते हैं तो ये प्रस्ताव अध्यक्ष के पास जाता है। जब अध्यक्ष, या अगर लोकसभा में जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास, और राज्यसभा में जाता है तो सभापति के पास। और अध्यक्ष और सभापति के पास यह इससे या तो स्वीकार करता है और या वो अस्वीकार करता है। अगर तो अस्वीकार कर देता है तो वहीं समाप्त हो जाता है। अगर स्वीकार करता है तो फिर 3 सदस्य की एक कमेटी बनती है और ये सदस्य जांच करती है कि अगर सही पाती है, अगर इनको लगता है कि नहीं ये जो इन पे जो आरोप लगाए गए हैं ये सही है, तो फिर ये आगे फिर सदन में इसको विचार विमर्श के लिए रखती है। और विचार विमर्श के बाद इसको दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना होता है। जब दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकता है। तो इतनी लंबी प्रक्रिया है ये, तो इसका भी जरा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके केंद्र और राज्य के मध्य के जो शक्तियों का निर्धारण है उसके विभाजन के संदर्भ में पूछा गया है। और आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है इनमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, संबोधित सूची में उल्लेखित विषयों पर कर निर्धारण का अधिकार अनन्य रूप से संसद में नियत है। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे जो सरकार है उसमें 3 सूचियाँ होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो केंद्र सूची होती है उसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और जो राज्य सूची होती है उसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। और तो पहला कथन क्या करे कि समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कर का निर्धारण का अधिकार अनन्य रूप से संसद में नियत है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने बोला था कि जो समवर्ती सूची है केंद्र और राज्य दोनों इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, दोनों इसमें बदलाव ला सकते हैं, दोनों इसमें चेंज कर सकते हैं, दोनों इसमें कानून बना सकते हैं। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं, किसी भी सूची में उल्लेखित विषयों पर करों को अधिरोपित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल में नियत है। तो दूसरा कथन भी गलत है। किसी भी सूची में विषयों पर कर आरोपित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं है, बल्कि जो कर निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है ये अवशिष्ट शक्ति है और ये आपके केंद्र सरकार के पास है ना। जो किसी भी विषय सूची में नहीं आते हैं उसके लिए जो केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो 3 सूचियां हैं, जो इन सूचियों से बाहर के जो विषय होंगे ये आपके अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। और अवशिष्ट शक्ति के अंदर जब ये आ जाते हैं तो इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। तो ये कह रहा है कि किसी भी सूची में उल्लेखित विषयों पर करों को अधिरोपित करने का अधिकार राज्य विधानमंडलों में नियत है। तो दूसरा कथन क्या होता है, गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें संसद का ये अधिकार दिए गए हैं। तो इस वजह से आपका पहला दूसरा दोनों कथन गलत है। तो इस हिसाब से डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सही मिलान करना है और आपको ये बताना है कौन इसमें सही सुमेलित है। एक तरफ प्रजातीय समूह दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। तो उइगुर के सामने चीन को दे रखा है, ओरोमो के सामने ईराक को दे रहा है, और कुर्द के सामने इथोपिया को दे रखा है। और आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। तो जो उइगुर मुसलमान है ये आपके चाइना में है, तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। और जो कुर्द है ये आपके इथोपिया में नहीं होगा बल्कि इराक में है, और जो ओरोमो है ये आपके इथोपिया में है। तो इस वजह से पहला कथन ठीक है दोनों, और जो भी दूसरा तीसरा कथन है दोनों गलत है। तो पहला सही सुमेलित, तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन हेतु परिसीमन आयोग की नियुक्ति अधिकार प्राप्त है। तो जो निर्वाचन क्षेत्र में जो परिसीमन आयोग होता है उसकी जो नियुक्ति का जो किसी अधिकार है, और आपको बताना है कौन कौन इसकी नियुक्ति कर सकता है। तो इसकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो निर्वाचन क्षेत्र में जो परिसीमन आयोग होता है इसकी नियुक्ति संपूर्ण देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करने के उद्देश्य से की जाती है। और निर्वाचन आयोग की सहयोग से कार्य करता है ये। और इस जो निर्वाचन क्षेत्र जो परिसीमन आयोग है इसकी स्थापना 2002 में की गई थी।
तो इस हिसाब से सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना है इनमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान खुले मतदान द्वारा होता है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये खुले मतदान के द्वारा नहीं बल्कि गुप्त रूप से इसका मतदान होता है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम के सिद्धांत के अनुसार होता है। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम के सिद्धांत के अनुसार नहीं बल्कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, जिसको एकल संक्रमणी मत द्वारा भी बोलते हैं, है ना। तो दूसरा कथन किस वजह से गलत हो जाता है, ये कह रहा है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ये फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम के सिद्धांत पर, यानी जिस फास्ट का सिद्धांत का मतलब है कि जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसको चुनाव होता है। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नोटा का प्रावधान अनुप्रयोज्य नहीं होता है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है इसमें नोटा का प्रयोग नहीं होता है। तो इस वजह से पहला दूसरा दोनों कथन गलत है, तीसरा सही है, तो बी आपका सही आंसर है। और जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो इसमें संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं और इनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और ये ध्यान रखना कि जो इसके जो मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे संसद के हो, चाहे राज्य विधानसभा के हो, या फिर दिल्ली या पांडिचेरी के विधानसभा के हो, इसमें कोई भी सदस्य जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो ये भी विशेषकर ध्यान रखना। तो बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, ये आपके सामने 3 कथन दिए गए और ये आपके जो भारतीय संविधान में जो लोकसभा विधानसभा के सदस्यों के जो निर्वाचन हेतु जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो पद्धति है को अंगीकार नहीं किया, क्योंकि ये आपको ये बताना है कि जो लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव होते हैं उसमें जो जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको ये बताना है, क्योंकि ऑप्शन देखते हैं आप, क्योंकि मतदाताओं के लिए पद्धति की जटिलता को समझना कठिन है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से होता तो मतदाताओं के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि ये मतदाता के लिए जटिल हो जाता और उनको समझना ये पद्धति बड़ी मुश्किल होती। तो इस वजह से इसको नहीं इस्तेमाल किया गया। तो ये पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, भारत में बहुल राजनीतिक दल सरकार में अस्थिरता उत्पन्न करेंगे। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से होता है तो भारत में जो बहुल राजनीतिक दल सरकार है उसमें अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है, यह दलगत पद्धति के महत्व को कम करती नहीं, ये तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुनाव होता है तो इसमें दलगत जो पद्धति के महत्व को कम नहीं बल्कि इसमें वृद्धि करती। तो इस हिसाब से आपका तीसरा कथन क्या होता है, गलत हो जाता है। पहला दूसरा क्या है, सही है। तो इस हिसाब से सी आपका सही आंसर है। और जो अनुपातिक जो प्रतिनिधि प्रणाली के जो चुनाव होता है तो ये जैसे आपके राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है या विधान परिषद होती है, जो इनके जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपके सामने 3 कथन दिए गए और आपके इन कथनों में ये बताना है कि कौन से अधिकार जो उच्चतम न्यायालय में नियत है लेकिन उच्च न्यायालय में नियत नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट में तो है लेकिन नहीं, हाई कोर्ट को तो है पर सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। तो देखते हैं, पहला कथन देखते हैं, राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट, ये क्वेश्चन ये कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट है उसको तो अधिकार है लेकिन जो हाई कोर्ट है उसको ये अधिकार नहीं है। तो राष्ट्रपति को जो परामर्श देने का जो अधिकार है ये आपके सुप्रीम कोर्ट को है, ना कि हाई कोर्ट को। तो पहला कथन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है, व्यक्तियों द्वारा जनित याचिका यानी PIL दायर करने का अधिकार। तो जो PIL जो जनित याचिका जो दायर करने का जो अधिकार है ये आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और तीसरा कथन कह रहा है रिट जारी करने का अधिकार। तो रिट जारी करने का अधिकार भी आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। सुप्रीम कोर्ट 2 अनुच्छेद 32 के तहत
रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर, क्योंकि पहला कथन सही है तो दूसरा तीसरा गलत है, तो बी आपका सही आंसर, यानी केवल एक आपका सही आंसर है। क्योंकि राष्ट्रपति को जो परामर्श देने का जो अधिकार होता है वो केवल सुप्रीम कोर्ट को होता है, तो ये भी ध्यान रखना है ना। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट और पीआईएल दोनों ही जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद।